अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया और मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। आज हम इस व्लॉग में बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता में जो जंग बंदी है उसका ऊपर जो है वो बात की जाएगी। उसके साथ साथ जो है व्लॉग के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से जंग बंदी का जो स्टेटस है वो जानने की कोशिश करेंगे। मौजूदा सूरत हाल क्या है फैज़ान रिजवी साहब से सबसे पहले हम चलते हैं और मशरिक़ वुस्ता के हवाले से फैज़ान रिजवी साहब ये बताइएगा इस वक्त मौजूदा स्टेटस क्या है, सूरत हाल क्या है और इस जंग बंदी का जो ओवरऑल जो व्यू है मौजूदा उसको आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, मशरिक़ वुस्ता के अंदर मैं आपको बता दूं कि हमास की जानिब से आज जो खबर सामने आई तो हमास की जमात ने एक और जो डेड बॉडी है, इसराइली जो कैदी हैं उनकी डेड बॉडीज की तलाश जारी है। मैंने आपको बताया था एक डेड बॉडी हमास की जानिब से जो है वो इसराइली अथॉरिटीज को आज हवाले की गई। यानी कि टोटल जो है अब यूं कह लें कि 10 डेड बॉडीज हमास ने इसराइल के हवाले कर दी हैं। अब 18 डेड बॉडीज अभी भी रहती हैं जो हमास ने इसराइल के हवाले करनी है। अब ये जो हमास की जानिब से एक डेड बॉडी हवाले की गई तो उसके बदले में इसराइल ने 15 जो फलस्तीनी कैदियों की डेड बॉडीज हैं वो बदले में, ये तय हुआ था मुआहिदे के तहत कि एक डेड बॉडी के बदले में 15 डेड बॉडीज इसराइल की जानिब से दी जाएंगी। तो इसराइल ने एक के बदले में 15 दी और साथ एक धमकी भी दी यदि बाकी 18 जल्दी जल्दी दे दो। डेडलाइन मैंने आपको बताया था कि 21 अक्टूबर की डेडलाइन इसराइल की जानिब से दी गई है। अच्छा, जो 15 डेड बॉडीज इसराइल ने दी तो उन पर जो तशद्दुद के निशानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो भी डेड बॉडीज इसराइल की जानिब से दी जा रही हैं तो तशद्दुद इतना किया जाता है उन फ़लस्तीनी कैदियों पर कि वो जेल के अंदर ही शहीद हो जाते हैं। तो हमास की जानिब से ये कहा गया, जो पार्टियां हैं, मीडिएटर्स हैं, उनको कहा गया कि एक तो इसका नोटिस लें कि जेल के अंदर ये जो तशद्दुद किया जाता है, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आज की खबर ये है कि 28 हो चुकी हैं शहादतें। यानी कि जब से जंग बंदी स्टार्ट हुई तब से लेकर आज तक ये 28 शहादतें हो चुकी हैं। 11 साल का बच्चा भी शामिल है और एक ही खानदान के 11 लोगों को जो येलो लाइन की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ियों के अंदर सवार थे, वो तो अपने घरों को जा रहे थे, उन्हें कोई येलो लाइन नजर तो नहीं आ रही। तो मैंने आपको बताया था कि वो तो मैप्स के अंदर है, कोई ऑन ग्राउंड आपको येलो लाइन तो नजर नहीं आएगी कि आपने यहाँ से आगे नहीं जाना। बहरहाल इन्होंने मोहलत शोलत कोई नहीं दी और इनकी जानिब से ये कहा गया कि येलो लाइन की जानिब बढ़ रहे थे तो 28 को शहीद किया गया। तो हमास की जमात ने कहा कि एक तो ये कैदियों पर तशद्दुद और ये जो जंग बंदी के बावजूद जो शहादतें हैं इनका कहा गया है मुसलमान ममालिक से और इन पार्टियों से कि इनका भी नोटिस लें। ओवरऑल मुस्लिम ममालिक जो हैं उनका रद्द-ए-अमल आप कैसा देख रहे हैं? अच्छा, मुसलमान ममालिक मैं आपको बता दूं कि एक ईरान की जानिब से मजम्मती बयान सामने आया। ये जो 28 शहादतें रिपोर्ट हुई या जो राफा बॉर्डर को बंद किया हुआ, जो भी इसराइल की खिलाफ वर्जियां हैं उस पर ईरान ने एक मजम्मती बयान जारी किया। और यमन में जो हौसी मुजाहिदीन की साइड है वहां पर एक बहुत बड़ा मुजाहिरा, मैं कोशिश करूंगा कि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं तस्वीर शेयर कर दूं, बहुत बड़ा मुजाहिरा, और वो मुजाहिरा भी इन्हीं मजालिम और इन्हीं खिलाफ वर्जियों के खिलाफ ये मुजाहिरा किया गया यमन के हौसी मुजाहिदीन की जानिब से। बाकी जो मेन पार्टियां हैं जो इस जंग बंदी मुआहिदे की पार्टियां हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, और जो दीगर पार्टियां हैं मिस्र, कतर और तुर्किया वगैरह, उनकी जानिब से इतना कोई ख़ास रद्द अमल सामने नहीं आ रहा। और ना ही इसराइल को किसी की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो शहादतें हैं या ये जो तशद्दुद है या जो राफा बॉर्डर को बंद किया हुआ है या बुलडोजर नहीं आने दे रहे, तो इस पर कोई जो मेन पार्टियां हैं स्पेशली कतर, मिस्र और तुर्किया, इनकी जानिब से कोई इस तरह का रद्द अमल सामने नहीं आया। ट्रंप की क्या पोजीशन है? ट्रंप का कोई इस पे रद्द-ए-अमल और मौजूदा सूरत हाल पर ट्रंप का क्या रिएक्शन? अच्छा, मेन पार्टी तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि मेन पार्टी मीडिएटर भी और इस जंग की पार्टी भी वो अमेरिका ही है। और ये जो कुछ हो रहा है, चाहे राफा बॉर्डर बंद है, चाहे शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं, तशद्दुद है, जो भी डेड बॉडीज का मामला है, तो सारी जो डोरें हैं वो अमेरिका के हाथ में हैं। तो अमेरिका का रद्द-ए-अमल मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने नोटिस ले लिया और अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, वो रवाना हो रहे हैं, वो इसराइल पहुंचेंगे और पीर को, ये खबरों के मुताबिक पीर को वो इसराइल पहुंचेंगे और इसराइल पहुंचकर वो इसराइली अथॉरिटीज को और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पुश करेंगे कि यार आगे बढ़ो। मैंने आपको बताया था कि इसका फोकस जो है वो अगले पॉइंट्स के ऊपर, अगले पॉइंट्स की तरफ जाएंगे कि हमास जो है वो, हमास की जमात जो है वो हथियार डाले। इस वक्त कौन कौन से पॉइंट्स मिसिंग हैं जहां पे, जिससे आगे ट्रंप बढ़ना चाह रहा है, जिन पॉइंट्स? अच्छा, ट्रंप जो है वो ये, नेतन्याहू ये चाह रहा है कि जी जब तक तुम मुझे डेड बॉडीज नहीं दोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ता।
ठीक अब है। ट्रंप नेतन्याहू को ये कायल करना चाह रहा है कि यार एक एक दो दो करके जो उन्हें मिल रही हैं डेड बॉडीज, जिंदा तो आ गए ना तुम्हारे पास, अब डेड बॉडीज एक एक दो दो करके वो तुम्हें देते जाएंगे, आगे बढ़ो। जो हमास की जो डिसआर्म करने का मामला है, उनके हथियार डालने का मामला है, या उनकी गजा की पट्टी से उन्हें निकालने का मामला है, उधर आ जाओ। ये मेन नुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है, और डोनाल्ड ट्रंप आपको मैंने बताया था कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है, और डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो के अंदर शेयर किया कि इसने कहा कि अगर हमास की जमात जो है वो हथियार नहीं डालेगी, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, तो हम उन्हें घुस कर मारेंगे। तो अब जेडी वैंस आकर ये नेतन्याहू को कायल करने की कोशिश करेगा कि आगे बढ़ो, और ये डेड बॉडीज जो हैं वो एक एक दो दो करके आ जाएंगी। लेकिन जो मेन नुक्ता है उसको पकड़ो। अब नेतन्याहू पर डिपेंड करेगा कि नेतन्याहू का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। क्या नेतन्याहू ये जो पहला फेज है कैदियों के तबादले का या डेड बॉडीज के वापसी का, उसको अधूरा छोड़कर नेतन्याहू दूसरे फेज में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप समझता है कि इंपॉर्टेंट है, तो क्या नेतन्याहू उस फेज में दाखिल होगा? तो ये इस मुलाकात के बाद या इस विजिट के बाद, जो जेडी वैंस का विजिट है, उसके बाद कुछ क्लियर होगा। व्यूअर्स, मशरिक़ वस्ता के वाले से हम बात कर रहे थे, और इंतहाई अहम तरीन जो पेशरफ्त अभी तक हो चुकी हैं वो फैज़ान रिजवी साहब आपके साथ शेयर कर रहे थे। मंडे वाले दिन इंतहाई अहम है, उस दिन भी आपके साथ व्लॉग में हम जो है मज़ीद तफसीलात शेयर करेंगे। अब हम चलते हैं पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान की जो जंग बंदी है उसका जो स्टेटस है वो जानने की कोशिश करेंगे। फैज़ान रिजवी साहब, इस वक्त का स्टेटस क्या है? जो डेडलाइन थी वो मेरे ख्याल में तो वो पूरी हो चुकी है, टाइम भी पूरा हो चुका है। इस वक्त क्या क्या पोजीशन में, क्या स्टेटस में चल रहा है? अच्छा, आरजी जंग बंदी जो 48 घंटों की हुई थी वो खत्म हो गई, और उसके 2 घंटों के बाद, यानी वो आरजी जंग बंदी खत्म होने के 2 घंटों के बाद अफगानिस्तान जो है वो धमाकों से लरस गया। खबर ये सामने आई कि जी ड्रोन हमले किए गए पाकिस्तान की जानिब से। अफगानिस्तान को मैं कोट करके आपको बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए हैं, 10 और 12 को टारगेट किया गया पाकिस्तान की जानिब से इन ड्रोन हमलों में। अफगानिस्तान ने ये भी कहा कि इन 10-12 में से 3 जो थे वो क्रिकेटर्स थे, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के, और अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी जानिब से भी ये बयान सामने आया। बीट तो आपकी है, स्पोर्ट्स बीट, तो मुझे इतना उन प्लेयर्स का जो है वो मैंने पिक्चर्स वगैरह देखी हैं, तो वो पिक्चर्स अफगानिस्तान की जानिब से जारी की गई कि जी सिविलियंस को टारगेट किया गया है और क्रिकेटर्स को टारगेट किया गया है, और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। अब मैंने आपको बताया कि जंग बंदी तो गुजरने के बाद, 48 घंटे गुजरने के बाद ये जो स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, ये 48 घंटे गुजरने के बाद रिपोर्ट हुई, लेकिन अफगान अथॉरिटीज ने ये कहा कि जी जंग बंदी को हमने एक्सटेंड कर दिया था, हमने और पाकिस्तान ने बात की थी, और जंग बंदी तो 48 घंटों से आगे एक्सटेंड हो गई थी। जाहिर है कि दोहा कतर के अंदर मुज़ाकरात हैं, तो टेक्निकली अफगानिस्तान की बात दुरुस्त है कि जंग बंदी जो है वो टेक्निकली और ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऑफिशियल लेवल पर पाकिस्तान की जानिब से या अफगानिस्तान की जानिब से इस तरह की बात नहीं की गई, और ना ही कोई बात नहीं हुई। 48 घंटों के बाद ये नहीं कहा गया कि जी 24 घंटों के लिए, 48 घंटों के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने इन हमलों के बाद कहा कि जी जंग बंदी एक्सटेंड हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी सामने आई है, तो हम रिटेलिएट करेंगे। अब पाकिस्तान की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने आज बहुत इंपॉर्टेंट खिताब किया काकुल एकेडमी के अंदर, जो पासिंग आउट परेड थी उससे खिताब किया। तो जो आसिम मुनीर हैं फील्ड मार्शल, उन्होंने भारत और पाकिस्तान की जंग की बात की, किस तरह से भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी, और आसिम मुनीर ने जो है वो वॉर्न भी किया भारत को कि जिस तरह की हरकतें भारत की जानिब से की जा रही हैं, इंक्लूडिंग मसला कश्मीर, ये तमाम मामला जो हैं वो इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग, जो फील्ड मार्शल है उन्होंने कहा कि हल होने चाहिए, और अगर भारत ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की, कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो पहले से 10 गुना बड़ा जवाब दिया जाएगा। पहले तो 7 तैयारे मारे थे, अब जो है वो 10-12 तैयारे मारेंगे। अच्छा, फिर फील्ड मार्शल आ गए अफगानिस्तान के मामले पर, और ये कहा कि अब भारत जो है, एक तो अफगानिस्तान जो कुछ दहशतगर्द अनासिर हैं उनको सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहा है, फिर भारत भी प्रॉक्सी के तौर पर अफगानिस्तान को यूज कर रहा है। तो फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान को भी खबरदार किया कि जी आपके साथ और अफगान अवाम के साथ कोई इस तरह का नहीं, लेकिन जो इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले अनासिर हैं या जो दहशतगर्द अनासिर हैं, वो अगर इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे या पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, तो उनसे आहिनी हाथों से
फील्ड मार्शल ने कहा कि निपटा जाएगा। फिर फील्ड मार्शल ने डोनाल्ड ट्रंप जो फ़लस्तीन का अमन है उसमें भी बात की, पाकिस्तान के किरदार की, मसले कश्मीर की भी बात की। फिर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो माहिदा है या दीगर पूरी दुनिया के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो उस पर भी आसिम मुनीर ने जो है वो तफसील से बात की। बहरहाल अफगानिस्तान को वार्न किया, जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने अफगानिस्तान को वार्न किया कि इन हरकतों से अफगानिस्तान को बाज रहना है, वरना इन्हें करारा जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा। फैज़ान रिजवी साहब, ये अभी जो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? और दूसरा, अभी मुज़ाकरात की बात है, जो मुज़ाकरात का स्टेटस इस वक्त क्या चल रहा है दोहा कतर में, और दूसरा ये जो अभी स्ट्राइक जो हुई है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अच्छा, ये अब इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और अफगानिस्तान की तरफ से जो मौलवी याकूब मुजाहिद हैं उनके वज़ीर दिफा हैं, ठीक है, तो ये अपने वफ्द के हमरा जो हैं ये पहुंच चुके हैं दोहा कतर में। और दोहा में कतर में जो उनके इंटेलिजेंस चीफ हैं, मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ भी हैं, हमारे भी हैं, तो उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं कतर के, वो मीडिएट कर रहे हैं। तो वो अब ये जो अफगानिस्तान की जानिब से बात की गई, इल्ज़ाम आयद किया गया कि पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए हैं, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है, हम रिटेलिएट करेंगे, तो इस पर जाहिर है कि कतर की जानिब से सबसे पहले तो ये जो एक्सटेंशन वाली बात है कि जंग बंदी को एक्सटेंड किया जाए, पहले तो ये अफगानिस्तान का इल्ज़ाम है और ऑफिशियली मैंने आपको बताया कि कोई इस तरह से जंग बंदी एक्सटेंड नहीं हुई थी, लेकिन अब एक्सपेक्ट करना चाहिए क्योंकि बाकायदा मुज़ाकरात जो हैं वो कतर के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि ऑफिशियली जो कतर है वो सबसे पहले तो जंग बंदी को एक्सटेंड करेगा ना, कि ये यहाँ पर मुज़ाकरात और वहाँ पर ये लड़ाई एक साथ तो नहीं चल सकती। कतर का किरदार कैसा आप देख रहे हैं इस वक्त? मौजूदा जो मुज़ाकरात हैं उसमें इस वक्त की क्या अपडेट है कतर की तरफ से? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ख्वाजा आसिफ ने भी आज एक ट्वीट की और बड़ा लंबा चौड़ा पैगाम था उनका, और वो अगर आप पढ़ें तो वो लंबी चौड़ी उन्होंने एक डिटेल जो है वो शेयर की कि वज़ीर ख़ारजा के 4 दौरे हुए अफगानिस्तान में, सैकड़ों दसियों मुलाकातें हुई अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स के साथ जो तालिबान के ऑफिशियल्स हैं, और सैकड़ों एहतजाजी मरासले जारी किए गए इसी मामले को लेकर। ख्वाजा आसिफ, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये बताना चाह रहे थे कि बहुत हमने तालिबान के साथ इस बात को नेगोशिएट करने की कोशिश की है, मुलाकातें भी बहुत की हैं, अलामियाँ भी बहुत जारी की, एहतजाज भी बहुत किया, इनको समझाने की भी कोशिश की। तो ख्वाजा आसिफ कहना ये चाह रहे थे कि कोई फायदा नहीं हुआ। तो बहुत सारे सालस जो हैं वो भी दरमियान में आए। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह ये पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि DGISPR के मुताबिक बहुत मर्तबा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला जो है वो नेगोशिएशंस के थ्रू हल करने की बहुत ज्यादा कोशिशें की गई माजी में भी। तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना कि कतर का किरदार कैसा रहेगा, अगर आप ये देख लें, ये जो दसियों मुलाकातें हैं या जो सैकड़ों एहतजाजी मरासले हैं या इतनी कोशिशें हैं बातचीत की टेबल पर इस मामले को हल करने की, वो नाकाम रहीं। हालांकि तमाम कंट्रीज अकॉर्डिंग टू DGISPR ये पहले भी मौजूद थे, काविशें कर रहे थे, लेकिन अब कतर की सालिसी या कतर की मीडिएशन का मैं नहीं समझता कि जब तक अफगान तालिबान भारत के लिए इस्तेमाल होना बंद नहीं करेंगे या फिर सेफ हेवन्स प्रोवाइड करना बंद नहीं करेंगे, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त देना बंद नहीं करेंगे, तो कोई मीडिएटर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई किरदार अदा कर सकता है, जिसका एक एविडेंस जो है वो ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी प्रोवाइड कर दिया गया। तो कतर क्या बावर करवा सकेगा अफगानिस्तान को इस सारे मामले के ऊपर जो पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ है? कतर अब जो पहली मुलाकात होगी उसमें कतर का कितना पावरफुल रोल होता है मैंने आपको बता दिया कि मीडिएटर पर तो पूरा नहीं डाल सकते, ठीक है, कि जी आपने बंद, जब तक दोनों पार्टियां जो हैं वो एग्री ना करें, स्पेशली अफगानिस्तान जो है, मैंने आपको बताया कि इतनी मुलाकातें, इतने मरासलों के बाद भी इनकी हरकतें यही हैं कि ये भारत के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, भारत के साथ दोस्तियां कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप कुछ वीडियोज में आपको बता दूं, मैंने भी देखी हैं कि एक लाश है, मुबैना तौर पर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जी सोल्जर की लाश है, तो ये उसकी बेहुरमती कर रहे हैं तालिबान। ये और यूनिफॉर्म की भी एक वीडियो वायरल हुई है, वो यूनिफॉर्म को और जो है वो चौक के ऊपर, अब ये नहीं पता ये ऑथेंटिक तो नहीं होती, सोशल मीडिया की वीडियोस हैं, फिर उसमें AI का तड़का भी है। बहरहाल इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती करना, फिर इंडियन सार्फिन दरमियान में है और ऐसा लग रहा है जैसे ये इनकी मुश्तरका जंग है। जैसे जो फील्ड मार्शल है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मिलकर
جو افغانستان ہے اور بھارت ہے، یہ بھارت اپنی شکست جو ہے، اپنی فرسٹریشن یہاں پر نکال رہا ہے کہ افغانستان کو پراکسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے. تو یہ طالبان افغانستان جب تک اس طرح کی حرکتیں نہیں چھوڑیں گے تو پھر یہ کوئی میڈییٹر تو یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے بند نہیں کروا سکتا جب تک دونوں پارٹیاں ایگری نہ کریں کہ ہاں بھئی ہم نیگوشیشنز کے تھرو یہ جو بھی عناصر ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. تو پھر یہ میڈییٹر کیا کرے گا؟ میڈییٹر کیا؟ فیضان رضوی صاحب، خطے میں بہت اہمیت ہے، پاکستان، افغانستان اور بھارت تینوں جو ہیں وہ اکٹھے ایک لائن پر موجود ہیں. اس میں تجارتی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے اور علاقائی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ایسا کیا ویسٹ کا ایک جو ہے وہ سوچ کو لے کے اگر یہاں پر امپلیمنٹیشن کیا جائے اور امن قائم کیا جائے تو اس کے لیے کیسے ان تینوں ممالک کو جو ہے وہ ایک پیج پہ لایا جا سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیسے ممکن ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ جی ممکن کیا ہے، میرے لیے تو چٹکیوں کا تو کام. کیوں ہو نہیں رہا پھر؟ کیوں نہیں؟ اب یہ یوکرین کے صدر زیلنسکی آئے ہوئے تھے وائٹ ہاؤس میں، تو وہاں ڈونلڈ ٹرمپ میں نے یہ جنگ بند کروائی، میں نے وہ جنگ بند کروائی. وزیر اعظم شہباز شریف کی اس نے تعریف کی ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف نہیں بھولتا اپنی. پوٹن نے بھی کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف، اور پوٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی یوں کہہ لیں کہ یادداشت چلی گئی ہے. یوکرین کو اس نے میزائل دینے تھے، کوئی نہیں دیے کہ کون سے میزائل، پوٹن نے میری تعریف کی ہے. تو وہاں پر اس میٹنگ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ افغانستان اور پاکستان کی میں دیکھ رہا ہوں، مانیٹر کر رہا ہوں کہ ان کی جنگ ہو رہی ہے، تو میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ جنگ بند کروا سکتا ہوں. کیونکہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت بھی بہت زیادہ ہے. پھر ہماری پورٹ بھی افغانستان استعمال کرتا ہے، وہ کنٹینرز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. پاکستان بڑا اب اسٹرکٹلی ڈیل کر رہا ہے، افغانیوں کو بھی کہہ دیا کہ بھائی لیو، یہاں سے جاؤ. تمہارے اوپر وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے کہ احسان فراموش ہیں، یہ ہیں، ایون کہ آپ کرکٹ، آپ کی تو سپورٹس بیٹ ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب پاکستان کا اور بھارت کا میچ ہو تو یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ انہوں نے کوئی سیریز آ رہی تھی افغانستان سری لنکا اور پاکستان، اس کا بائیکاٹ بھی کر دیا افغانستان نے. وہی بھارت کی چال جو ہے وہ افغانستان آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا. لیکن وہی انہوں نے الزام عائد کیا کہ جی 3 کرکٹرز نشانہ بنے ہیں جو پاکستان کی جانب سے سٹرائکس کی گئی ہیں. پاکستان، میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جانب سے جو دہشت گرد حملے ہیں وہ بھی کیے جا رہے تھے، ایون کہ ان 48 گھنٹوں کے دوران بھی کیے جا رہے تھے کچھ اضلاع کے اندر، KPK کے کچھ اضلاع کے اندر. تو پاکستان کو خبروں کے مطابق اس طرح کی خفیہ اطلاعات ملی تھی کہ یہ اس طرح کی تقریب کاری کر کے وہاں جا کے چھپے ہوئے ہیں، تو پاکستان نے ڈرون مار دیے. تو اس وجہ سے یہ کارروائی جو ہے، اور وہ عارضی جنگ بندی گزرنے کے بعد یہ کارروائی کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے. اگر کی گئی ہے، کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن خبریں اس طرح کی ہیں. تو یہ کارروائی جنگ بندی گزرنے کے بعد کی گئی ہے. اور اب اس وقت جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو افغانستان کے مطابق تو ایک زبانی کلامی جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن آفیشلی ابھی تک کوئی جنگ بندی نہیں ہے. لیکن ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ جو ملاقات ہے آنے والے چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گی. قطر کے اندر پہلی ملاقات ہے، اور خواجہ آصف ثبوت بھی لے کر گئے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کس طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو یہاں سے جو بھی بیان سامنے آئے گا تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جنگ بندی کی ایکسٹینشن، آفیشیل ایکسٹینشن جو ہے وہ اس کا حصہ ہوگی. بہت شکریہ جی فیضان رضوی صاحب. ویورز، ہم نے آپ کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ بندی کا سٹیٹس تھا وہ آپ کے ساتھ تفصیلی طور پر شیئر کیا. یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس کے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.